हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। आराध्या, आशीष, ममता, नवनीत, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार बता देना, ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। द रीजन वाला हो गया था ना, अब लाइक और एज वाला करना था। एक बार बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो। लाइक और एज वाला थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैंने इसको आज ये वाला तो करवा दिया था। ओके, दिस वी हैड डन येस्टरडे, मतलब नॉट येस्टरडे, फ्राइडे को ये कर लिया था हमने, ये भी कर लिया था। हाँ, ये वाला लाइक और एज वाला करना। चलो कोशिश करती हूँ आज कंजंक्शन खत्म करने की। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एयरफोर्स पर्सनल, लक्ष्य, शालिनी, स्नेहा, अनुराग, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अरे मैं महाकुंभ स्नान के लिए जाऊंगी नेक्स्ट वीक में जाऊंगी महाकुंभ, बट मुझे अब क्या बोलूं मैं, ये जो इतनी भीड़ वाली न्यूज आ रही है ना, ओके सारे रास्ते जाम जाम हो गए हैं, वैसा वैसा वाला न्यूज आज ही देख रही थी, तो मैं सोच रही हूँ क्या करूं। मैंने अगले वीक का सोचा हुआ है जाने के लिए, लेकिन मैं इतना न्यूज सुन रही हूँ ना, भयंकर जाम हो जा रहा है। मुझे लगा कि अब भीड़ कम होगी, बट अभी भीड़ और भी है। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके चलो स्टार्ट किया जाए। ऑडियो वीडियो क्लियर है। लाइक और एज वाला जरा ध्यान से सुनना। लाइक का मतलब भी है के जैसा, और एज का मतलब भी है के जैसा। दोनों में डिफरेंस क्या है? लाइक और एज में पहले तो डिफरेंस लिख लो। लाइक का मतलब भी के जैसा और एज का मतलब भी के जैसा है, लेकिन ये जो लाइक है, ओके रुको, अभी कुछ लिखना नहीं, पहले तो समझना होगा लाइक और एज दोनों में क्या डिफरेंस है। ये जो लाइक है, ये वाक्य में प्रेपोजिशन का काम भी कर सकता है, और ये वाक्य में वर्ब का काम भी कर सकता है। ठीक है, वर्ब का काम भी कर सकता है। लाइक प्रेपोजिशन का काम भी कर सकता है और वर्ब का काम भी कर सकता है। एक लाइक का मतलब होता है ना, लाइक का दो मतलब होता है। एक लाइक का मतलब होता है के जैसा, वो मेरे जैसा, मतलब जैसा। और लाइक एज अ वर्ब, किसी को लाइक करना मतलब पसंद करना, पसंद करने के सेंस में भी जाता है। जैसे लिखा मैंने, ही लाइक्स कॉफी, उसको कॉफी पसंद है। तो यहाँ ही क्या है, ही हमारे सेंटेंस का व्हाट इज ही ओवर हियर, ही ओवर हियर इज एक्टिंग एज द सब्जेक्ट एंड दिस लाइक्स इज अ वर्ब। तो लाइक कैन एक्ट एज अ वर्ब ऑल्सो। ओके, और यहाँ लाइक का मतलब क्या है, पसंद करना, उसको कॉफी पसंद है, पसंद करने के सेंस में। फिर आई राइट ही सिंग्स, ही सिंग्स लाइक मी, वो मेरी तरह गाता है, वो मेरे जैसा गाता है। तो यहाँ लाइक, हियर लाइक इज नॉट अ वर्ब, हमारा ये वर्ब है, सिंग्स वर्ब है, और ये हमारा क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और ये जो वर्ब लगा है किसके लिए, सिंग्स के लिए लगा है। ठीक है, ही सिंग्स लाइक मी, तो यहाँ का लाइक इज अ प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है नाउन या प्रोनाउन के रूप में। तो यहाँ जो नाउन या प्रोनाउन के रूप में, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है प्रोनाउन के रूप में। और यहाँ लाइक इज अ प्रेपोजिशन, और यहाँ लाइक का मतलब है के जैसा। ठीक है, लाइक हैज टू मीनिंग्स। एक लाइक का मतलब है पसंद करना, और एक लाइक का मतलब होता है के जैसा, वो मेरे जैसा गाता है। तो जहां लाइक का मतलब के जैसा के सेंस में हो, तो वहां का लाइक प्रेपोजिशन हो, और जहां लाइक पसंद करने के सेंस में हो वो वर्ब। देखिए पहले इसको, प्रेमलता से मैंने बात कर लिया है बात कर लिया है, लेकिन जिस अकॉर्डिंग भीड़ हो रही है ना वहां पे, द क्राउड, वहां पता नहीं क्या चीज काम करेगा क्या नहीं करेगा। आई विल बी गोइंग ऑन, मैंने तो प्लान किया सैटरडे जाने का, संडे नहाने का, और मंडे को शाम तक वापस आ जाने का।
गुड मॉर्निंग सभी चैंपियंस को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पहले लिख लो, कमेंट थोड़ा लेट से आ रहा है। हाँ बहुत भीड़ है, सही बोला है। एक मिनट रिफ्रेश कर लेती हूँ मैं, कमेंट्स आपके लेट से आ रहे हैं। भीड़ बहुत है। चलो लिख लिया ना, लाइक का मतलब है के जैसा। पहले से छुट्टी छुट्टी मत करो, छुट्टी छुट्टी तो तब होगी ना जब मैं जाऊंगी। ओके चलो, ये वाला एक बार बोल दो। डन, लिख लिया है ना सबने? लिख लिया है सबने? चलो अब इधर उधर की बातें नहीं, ठीक है? आप लोग वो टेंशन छोड़ो, आप इस पे ध्यान दो। तो लाइक का मतलब, लाइक का दो मतलब होता है, के जैसा और एक लाइक पसंद करना। एक लाइक प्रेपोजिशन होता है, एक लाइक वर्ब होता है, ठीक है? और लाइक के बारे में लिख लिया तो आप बोलोगे मैम ये एज क्या है? एज का मतलब भी के जैसा होता है। ये जो एज है ना, ये एज का मतलब है के जैसा, ठीक है? और अभी हमें तो कंजंक्शन पढ़ना है ना। और लाइक का मतलब भी है के जैसा, दोनों का मतलब है के जैसा, लेकिन एज इज अ कंजंक्शन और लाइक इज अ प्रेपोजिशन, ठीक है? हमें कंजंक्शन और प्रेपोजिशन के बीच का डिफरेंस, दोनों का मतलब सेम है। एज का मतलब भी के जैसा, लाइक का मतलब भी के जैसा, बट लाइक इज अ प्रेपोजिशन और एज इज अ कंजंक्शन। मैंने लिखा ही सिंग्स लाइक मी, वो मेरी तरह गाता है। और फिर मैंने लिखा ही सिंग्स एज आई डू। बोथ द सेंटेंसेस दे कन्वे द सेम मीनिंग, दोनों का ट्रांसलेशन सेम है। वो मेरी तरह गाता है और ये भी जैसा मैं गाता हूं वैसा वो भी गाता है। तो दोनों का मतलब सेम है, बट डिफरेंस क्या है कि लाइक के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के रूप में। लेकिन एज के बाद एक क्लॉज आएगा। क्लॉज का मतलब समझ रहे हैं? एक सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज। क्यों क्लॉज आएगा? क्योंकि एज कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना। ये देखो, ये सब्जेक्ट है और वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। और ये दोनों क्लॉज को ये एज कंजंक्शन जोड़ रहा है। बट इसमें क्लॉज नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो सब्जेक्ट वर्ब नहीं आता है, तुरंत एक नाउन या प्रोनाउन आ जाता है। लाइक और एज को एक साथ नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है कि लाइक प्रेपोजिशन है और एज कंजंक्शन है। कोई पूछे कि लाइक और एज के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों का हिंदी तो सेम है, तो आपको बोलना है कि ये कंजंक्शन है और ये प्रेपोजिशन। वैसे लाइक वर्ब भी होता है, प्रेपोजिशन है कंजंक्शन। और एग्जाम में कैसे एरर आएगा बता रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। हाँ,
एक और आप बोलोगे मैम एरर कैसे आता है? एरर ऐसे आएगा जैसे मैंने लिखा ही सिंग्स एज मी, ये गलत है। ही सिंग्स एज मी गलत है क्योंकि यहाँ पे तो प्रोनाउन आया है, ओके। और एज तो कंजंक्शन है, हमें तो यहाँ पे कंजंक्शन नहीं चाहिए, हमें तो प्रेपोजिशन चाहिए, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आता है, तो यहाँ पे लाइक लगा दे। अगर ऐसे आ गया ही सिंग्स लाइक आई डू, ये भी गलत हो गया, क्योंकि लाइक तो प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमें सब्जेक्ट नहीं चाहिए ना, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। और आई जो होता है, आई को हम वाक्य में सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं और मी को यूज करते हैं ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना, प्रेपोजिशन के बाद तो सब्जेक्ट नहीं चाहिए। और यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब है और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एज लगा दे, कंजंक्शन चाहिए। ही सिंग्स लाइक आई डू नहीं होगा, एज आई डू। या और एक चीज बताना है, आई डू को क्यों हटाओगे, इतना ज्यादा चेंज क्यों करोगे? आपको सेंटेंस में सिर्फ एरर ढूंढना रहता है, ऐसा थोड़ी है कि रब करके सही लिखना होता है। आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर थोड़ी आता है, डिस्क्रिप्टिव का पेपर आपका नहीं आता है कि आपको लिखना है मैम मी हटा के ना आई डू लिख देंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, यहाँ पे बस एरर टिक करना है और यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक लगा के मी लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। डिस्क्रिप्टिव का पेपर नहीं है। ओके, एक ऐसा वाला भी एरर आएगा। हाँ, और एक चीज और बताना था कि मैम समझ में नहीं आता है ना कि ये अनलाइक क्या होता है। इसमें भी गड़बड़ होता है। अनलाइक और डिसलाइक में क्या डिफरेंस है? अनलाइक और डिसलाइक का मतलब में क्या डिफरेंस है, ये भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है। देखो, एक लाइक होता है, एक लाइक एज अ प्रेपोजिशन, उसका मतलब होता है के जैसा, के जैसा। और उसी का उल्टा होता है अनलाइक। अनलाइक लाइक का, जहां लाइक का मतलब के जैसा है, उसका उल्टा होता है अनलाइक। अनलाइक का मतलब होता है के जैसा नहीं, के जैसा नहीं। और जहां पे लाइक एज अ वर्ब यूज होता है, जहां हम लाइक को एज अ वर्ब यूज करते हैं, जिसका मतलब है पसंद करना, उसका उल्टा होता है, पसंद करने का उल्टा होता है डिसलाइक। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना। ओके, तो ध्यान रखना है कि लाइक का उल्टा कभी कभी डिसलाइक भी होता है और लाइक का उल्टा कभी कभी अनलाइक भी होता है। लाइक का उल्टा अनलाइक कब होता है? जब के जैसा के सेंस में। लाइक का मतलब है के जैसा, वो मेरे जैसा गाता है, और वो मेरे जैसा नहीं गाता है। और जहां लाइक का मतलब है पसंद करना, उसका उल्टा डिसलाइक करना। कभी कभी टीचर का वीडियो पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करके यूट्यूब पे चले जाते हो, तो वो वाला नापसंद करना। और के जैसा नहीं का मतलब है अनलाइक। तो क्या डिफरेंस हो गया? जब ये लाइक प्रेपोजिशन है, इसका उल्टा अनलाइक है, तो ये भी प्रेपोजिशन है, अनलाइक प्रेपोजिशन है। और डिसलाइक लाइक का ही उल्टा है एज अ वर्ब, डिसलाइक करना, नापसंद करना वर्ब। तो अनलाइक को गलती से भी वर्ब मत समझना। अनलाइक इज अ प्रेपोजिशन, क्योंकि ये लाइक प्रेपोजिशन का उल्टा है और डिसलाइक वर्ब है। डिसलाइक वर्ब है, किसी को डिसलाइक करना, पसंद ना करना। लिख लिया है ना सबने? ओके। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको मैं सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाऊंगी। जैसे लिखा मैंने, राम अनलाइक हिज ब्रदर्स, राम अनलाइक हिज ब्रदर्स इज और आर स्मार्ट। इसका हिंदी है ना, राम अपने भाइयों के जैसा नहीं है। अनलाइक का मतलब क्या है? अनलाइक का मतलब है के जैसा नहीं।
राम अपने भाइयों के जैसा नहीं है, राम स्मार्ट है, इसका मतलब है कि उसके भाई बेवकूफ। अब बच्चों का कहना होता है कि मैम इतने सारे ब्रदर्स है तो आर लगा देते हैं, नहीं, क्यों यहाँ पे इस क्यों लगा रहे? क्योंकि यहाँ का जो, अगर राम को देखते हैं तो इज लगेगा, अगर ब्रदर्स को देखते हैं तो आर लगना चाहिए। लेकिन हम किसको देखेंगे? राम को, क्योंकि ये जो अनलाइक है, अनलाइक वर्ब नहीं है, अनलाइक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद वाला ये ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आता है ना, वो ऑब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन के पहला वाला सब्जेक्ट। और वर्ब लगाते समय, हमें वर्ब डिसाइड करते समय ऑब्जेक्ट नहीं देखना है, हमें तो सब्जेक्ट देखना है। हो सकता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है सब्जेक्ट प्लूरल भी हो, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए इज लगा। ठीक है, बस ये याद रखना है कि अनलाइक प्रेपोजिशन होता है और डिसलाइक वर्ब होता है। हिज ब्रदर्स ऑब्जेक्ट। ओके, चलो ये भी हो गया। अब आ जाओ, अब मुझे यही बताना था कि लाइक, इतना कहानी इसलिए मैंने बताया ताकि ये समझ में आ जाए। लाइक इट इज फॉलोड बाय अ नाउन, मैंने लिखा कि लाइक के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, और एज के बाद एक क्लॉज आता है। क्लॉज का मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि एज कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद एक क्लॉज आएगा, और इसके बाद एक, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने लिख लिया है। आज ना यूट्यूब पे मैं वो शुरू करूंगी, मिक्स्ड एरर्स, लेकिन आप स्टूडेंट्स का अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? आप लोग तो अभी पहले ही चैप्टर में हो, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको आना ही है। ये प्रैक्टिस बैच वाले बच्चों को इनवाइट करूंगी कि आप आ सकते हो। ठीक है, ये वाला आपने लिख लिया, फिर मत लिखना, और ये भी आपको बता दिया, ये भी लिख लिया। चलो अब देखो, शी इंजॉयज ऑल टाइप्स ऑफ म्यूजिक, वो हर तरह की म्यूजिक इंजॉय करती है जैसे मैं करता हूँ। तो इसको भी वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है। एग्जाम में क्या करते हैं ना, जहां प्रेपोजिशन की जरूरत है कंजंक्शन लगा देंगे, और जहां कंजंक्शन की जरूरत है वहां पे प्रेपोजिशन लगा देंगे, क्योंकि हिंदी तो दोनों का सेम ही है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट और वर्ब था, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ लाइक भी रहता तो गलत होता, क्योंकि क्लॉज आ रहा है। इसको कॉपी मत करना, कॉपी मत करना, ये वाला कॉपी कर सकते हो। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, बोला कि जाओ मार्केट जाओ और कुछ फ्रूट लेकर आओ, जैसे कि एप्पल्स, ऑरेंजेस, गुआवास। चलो बताओ एरर कहाँ पे? प्रैक्टिस क्लास में सुरेंद्र, अभी आपको सिलेबस खत्म करना होगा ना, तब तो प्रैक्टिस में समझ में आएगा। अभी तो आप लोग बिगिनर हो। हाँ, कहाँ पे एरर है? यस, आपको जाना है मार्केट और कुछ फ्रूट लाना है, जैसे कि एप्पल लेके आओ, ऑरेंज लेके आओ। तो एज नहीं चाहिए ना यहाँ पे, एज के बाद तो सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, दोनों सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, बट एज के बाद कहीं वर्ब दिख ही नहीं रहा है, जैसे कि एप्पल। तो यहाँ पे लाइक लगा दो, क्योंकि लाइक के बाद नाउन या प्रोनाउन चाहिए ऑब्जेक्ट के रूप में। एप्पल नाउन है, गुआवा नाउन है, ये सब नाउन है, ठीक है? तो यहाँ पे आई लगा। यू हैव टू डू इट जस्ट लाइक आई हैव डन इट, तुम्हें ठीक वैसे ही करना है जैसे मैंने किया। अगर यहाँ पे आई की जगह अगर वाक्य ऐसा रहता, यू हैव टू डू इट जस्ट लाइक मी, तब ये सही होता है, जस्ट लाइक मी, क्योंकि लाइक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट चाहिए, बट आई तो सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि यहाँ नहीं चाहिए प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है। और ऐसे भी याद रखो ना, कभी भी लाइक आई नहीं होगा, हमेशा लाइक मी होगा, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट होता है आई का, और आई सब्जेक्ट होता है, और प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट थोड़ी होता, ऑब्जेक्ट होता। तो यहाँ पे लाइक नहीं आएगा, एज आएगा। बी पार्ट में एरर, जस्ट एज आई हैव डन इट, जैसे मैंने किया है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता, यू हैव टू डू इट जस्ट लाइक मी,
तब वो भी सही होता। लिख लिया? फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट ऑफ स्पीच बताइएगा। देखो द टीचर क्या है, द लगा है, द टीचर ये नाउन है और द आर्टिकल है और ईडी लगा है, ये वर्ब है ये आर्टिकल है और ये स्टूडेंट्स नाउन है। अब इसका ज्यादा नहीं पूछना है क्योंकि टू गो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है ना। टू गो, 2+V1 को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, ये अभी मत पूछो, ये तो वर्ब चैप्टर में बताऊं। और ये टू प्रेपोजिशन है क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन आता है और एंड जोड़ रहा है, एंड कंजंक्शन है, बाय वर्ब है, फ्रूट नाउन है, कितने फ्रूट, सम एडजेक्टिव है और यहाँ पे एज तो गलत है, लाइक होना चाहिए था, ठीक है, लाइक प्रेपोजिशन है, उसके बाद सब नाउन आ रहा है, सब नाउन आ रहा है। चलो ये भी हो गया। लाइक और एक बार मुझे बता दो, लाइक और मी के लाइक और एज के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ? लाइक प्रेपोजिशन है और एज कंजंक्शन है। आपको वाक्य में देखना है कि कहाँ मेरे को प्रेपोजिशन चाहिए। अगर नाउन प्रोनाउन आ गया तो प्रेपोजिशन चाहिए, अगर क्लॉज आ गया, क्लॉज मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आ गया तो एज चाहिए। ओके चलो ये भी, ये तो लास्ट क्लास करवा दिया था मैंने। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको करवाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, थोड़ा बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा ना, नरेशन ये पहले आपको याद दिलाऊंगी ना, तो फिर आपको रूल रटने की जरूरत नहीं है। आपने नरेशन तो थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, नहीं भी पढ़ा है फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। नरेशन में हम क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। आप नरेशन में पढ़ते हो ना डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। मैं डायरेक्टली कोई वर्ड को बोल रही हूँ तो वो डायरेक्ट स्पीच में है, और मेरी बातों को कोई अन्य व्यक्ति अपने शब्दों में बोल रहा है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है। जैसे मैंने बोला कि कल मैं नहीं आऊंगी, तो ये तो डायरेक्ट स्पीच हुआ है। और मेरे के कोई स्टूडेंट अपने दोस्त को बोला कि अरे मैम ने तो क्लास में बोला था ना कि वो नहीं आएगी, तो वो तो इनडायरेक्ट हो गया। ओके स्पीकर की बातों को अपने शब्दों में बोलना इज इनडायरेक्ट। और याद रखना डायरेक्ट स्पीच हमेशा ऐसे रहता है इन्वर्टेड कॉमर्स में, और इनडायरेक्ट स्पीच बगैर इन्वर्टेड कॉमर्स में। वो सब अभी छोड़ दो, वो सब तो हम नरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। जो मुझे बताना है ना वो मैं बता रही हूँ। जैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं ना तो एक कंजंक्शन का यूज करते हैं, कौन वाला, दैट। जैसे अभी लिखना नहीं, थोड़ा सा बस याद दिला रही हूँ आपको, वैसे आपको पता है। ही सेड, उसने कहा, आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच याद रखना कि इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है, इसको ओपन इन्वर्टेड बोलते हैं, इसको क्लोज। तो इसको मुझे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, ठीक है। ये डायरेक्ट स्पीच में है। उसने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, तो मैं बोलूंगी उसने कहा था कि वो नहीं आएगा। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ना हम कॉमा हटाकर एक कंजंक्शन लगाते हैं, दैट। ही सेड दैट ही वाज बिजी। बाकी चीजों को ध्यान मत देना क्योंकि बाकी चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम नरेशन चैप्टर पढ़ेंगे। बस अभी ध्यान दो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमेशा एक कंजंक्शन यूज होता है, दैट इज दैट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दैट कंजंक्शन का यूज होता है। लेकिन एक ऐसा वाक्य है ना, ठीक है, एक ऐसा वाक्य है जहां डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। कौन सा? वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस। और प्रश्नवाचक सेंटेंस में भी, प्रश्नवाचक सेंटेंस जो होते हैं दो तरह के होते हैं। ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस में दैट का यूज नहीं होता। एक होता है WH फैमिली वाला। WH फैमिली मतलब वो सेंटेंस जो व्हाट से शुरू हो, व्हेन से शुरू हो, ये हाउ से शुरू हो, व्हाई से शुरू हो, WH वाले वर्ड। तो WH वाले वर्ड में, ठीक है, WH में हाउ भी आ जाता है, दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। ओके कुछ ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना जो WH से नहीं स्टार्ट होता है, जैसे डिड यू स्टडी यस्टरडे, ओके, विल यू हेल्प मी, तो वहां तो इफ और वेदर आता है। चलो वो छोड़ दो, वो हमें अभी नहीं पढ़ना है, इस पर ध्यान ही मत दो। जैसे मैंने लिखा ही सेड,
ही सेड व्हाट आर यू डूइंग। कोई भी WH वाला जो वर्ड हो जो प्रश्न पूछे, इंटरोगेटिव सेंटेंस का है, वहां पे दैट मत लगाना। क्यों बता रही हूँ? ही सेड व्हाट आर यू डूइंग। बाकी सब चीज पे ध्यान मत देना, सिर्फ कंजंक्शन पे ध्यान। तो यहाँ पे सेड ना आस्ट में बदल जाता है, ये हम नरेशन में पढ़ेंगे। उसने पूछा ही आस्क्ड दैट व्हाट आई वाज डूइंग। ये वाक्य गलत है। आप बोलोगे कि मैम जो पिछला वाला आपने दैट लगाया था वो तो करेक्ट था, बट यहाँ दैट गलत है, क्योंकि कोई भी WH वर्ड के पहले, वो WH वर्ड जो प्रश्न पूछे कि आप क्या कर रहे थे, उसके पहले दैट कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। बाकी जगह पे हम दैट का यूज करते हैं, बट WH वर्ड के पहले नहीं करते हैं। और WH में हाउ भी आता है। ये मत सोचना कि मैम ये तो WH से नहीं शुरू है, हाउ भी आता। क्यों? क्योंकि यही WH वर्ड कंजंक्शन का काम कर जाता है। ये देखो, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, और ये दोनों क्लॉज को ये जोड़। तो कोई पूछे आपसे कि कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये WH कंजंक्शन का काम कर जाता है। तो फिर से ये मत लगा, नहीं लगाना है। तो यही वाला चीज मुझे बताना था। नो यूज ऑफ द कंजंक्शन दैट बिफोर WH वर्ड। कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन का यूज क्यों नहीं होता है? क्योंकि यही WH वर्ड जो है ना, वो WH वर्ड मतलब इंटरोगेटिव, जो प्रश्न पूछने वाला है, ये WH वर्ड कंजंक्शन का काम कर जाता है। ओके, ये सारा WH एज एन इंटरोगेटिव कंजंक्शन का काम करता है, तो उसके साथ दैट मत लगाना। चलो इसको लिख लो। क्यों नहीं लगाते हैं WH के पहले? क्योंकि वही WH कंजंक्शन का काम कर जाता है, इसलिए दैट कंजंक्शन नहीं लगाएं। We wanted to know, हम जानना चाहते थे, that what could be done in that case। हम जानना चाहते थे कि इस केस में, इस मुद्दे पे हम क्या कर सकते हैं। एरर बी पार्ट में है, क्योंकि कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन नहीं लगता, क्योंकि ये खुद ही कंजंक्शन का काम कर जाता, नहीं लगाना। लिख लिया? गुड मॉर्निंग मैम जी, लेट हो गया। अरे सॉरी, लेट हो गए। कहाँ लेट हुए हो? सिर्फ 35 मिनट्स तो लेट होने जा रहे हो। लिख लिया? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। भरत आस्ट मी, भरत ने मुझसे पूछा कि पोस्ट ऑफिस जाने का रास्ता कौन सा है। देखो, ये भी WH वर्ड है, और WH वर्ड के पहले दैट नहीं है, गलत। अब आप बोलोगे ना कि मैम ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कि हमने तो क्लास में पढ़ा था कि कोई भी WH वर्ड के पहले दैट नहीं आता है। तो जब यहाँ WH के पहले दैट गलत है, तो यहाँ भी गलत होना चाहिए ना, बट यहाँ वाला दैट सही है, करेक्ट है। और ये सेंटेंस नो एरर है, नो एरर है। अब देखो, ये जो व्हेन है ना, WH वर्ड है, लेकिन इस व्हेन का दो मतलब होता है। एक व्हेन का मतलब होता है कब,
और एक when का मतलब होता है जब। अब देखना है कि जब when का मतलब कब के सेंस में आए तो वो प्रश्न पूछने वाला वर्ड है, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव मतलब समझ रहे हो, जिस वर्ड से प्रश्न पूछ रहे हैं। और जब का सेंस आए तो वो इंटरोगेटिव का काम नहीं करेगा। जैसे मैंने लिखा he said that when, said नहीं asked, उसने पूछा, he asked that when I would come, उसने मेरे से पूछा कि कब आओगे। और दूसरा, he said that when he was young he used to work hard। दोनों सेंटेंस में जरा डिफरेंस देखना है। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्न पूछने वाला वर्ड। अब आप बोलोगे कि मैम ये थोड़ा वेन के साथ है, ठीक है, यहां तो चलो ठीक है, क्योंकि विच के साथ दैट नहीं लगेगा। कौन सा रास्ता है, कौन सा रास्ता स्टेशन पे जाने का है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बट वेन का दो मतलब होता है, वेन का दो मतलब होता है। उसने मेरे से पूछा कि मैं कब आऊंगा, तो यहाँ वेन का मतलब क्या निकल रहा है, उसने मुझसे पूछा कि मैं कब आऊंगा। और यहाँ उसने मेरे से कहा कि जब मैं छोटा था तो मैं कड़ी मेहनत किया करता था। तो कौन से वर्ड में प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सा सेंस में, कौन सा, यहाँ पूछने का सेंस दिया जा रहा है ना। ये उसने पूछा कि तुम कब आओगे, तो यहाँ का जो वेन है ना, तुम कब आओगे मतलब जवाब कुछ मिलेगा हाँ या ना में, तो कब आओगे, तो ये कब वर्ड से इंटरोगेटिव का सेंस आ रहा है। और जहां का WH इंटरोगेटिव प्रश्न वाला सेंस आए तो वहां का दैट हटा देना। लेकिन यहाँ पे पूछने का सेंस नहीं आ रहा ना, उसने कहा कि जब मैं छोटा था, तो यहाँ का वेन प्रश्न पूछने वाले वर्ड की तरह काम नहीं कर रहा है। कब आओगे का सेंस नहीं आ रहा, जब मैं छोटा था, तो यहाँ पे लगा सकते। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया और बच्चों को लगा कि कोई भी WH वर्ड के पहले तो डैट नहीं आता है, और उन्होंने ये डैट को हटाने की कोशिश की, बट ये नो एरर, क्योंकि यहाँ वेन से हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे जब मैं छोटा था, यहां से पूछ रहे। तो सेंटेंस पास्ट टेंस में, ये मैं बताऊंगी, अभी कंफ्यूज मत हो, पास्ट में जा रहा है ना, इसलिए इज नहीं लगेगा, वॉज लगेगा। और यहाँ पे वॉज नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि इन्वर्जन हो जाएगा। ओके, विच वॉज द वे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं पढ़ाऊंगी इसको बाद में, क्योंकि ये सेंटेंस फुल स्टॉप वाला है, इसमें इन्वर्जन नहीं चाहिए। पहले तो मुझे इन्वर्जन पढ़ाना होगा। सेंटेंस करेक्ट है भरत वाला, बस उसमें से डैट हटा देना। लाइक आई गलत है, लाइक मी सही है। लिख लिया है सबने, ओके चलो ये भी हो गया। हाँ, अब ये आ जाओ, शेल्डम इफ एवर या शेल्डम और एवर। शेल्डम का मतलब होता है ना, शेल्डम का मतलब होता है शायद ही कभी। तो शेल्डम वर्ड के साथ अगर एवर वर्ड लगा है, शेल्डम इफ एवर का हिंदी लिख लो, शायद ही कभी या कभी कभाल। और शेल्डम और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं। यहाँ तो कभी कभाल हो भी जाता है, कुछ पॉजिटिव सेंस दे भी देता है, बट यहाँ तो कभी नहीं। अगर शेल्डम वर्ड के साथ एवर वर्ड लगाओ तो आप कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे, इफ। अगर शेल्डम वर्ड के साथ नेवर वर्ड का सेंस हो तो वहां पे कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे, और। इसको लिखिए, ओके। शेल्डम वर्ड के साथ अगर आपको एवर दिख रहा है, एवर वर्ड लगा हुआ दिख रहा है, तो वहां इफ कंजंक्शन लगाना, और नेवर लग रहा है तो और लगाना। एग्जाम में क्या करते हैं ना, शेल्डम नेवर वाले के साथ इफ लगा देंगे या एवर वाले के साथ और लगा देंगे, लेकिन आपको एवर है तो इफ लगाना है, अगर और है नेवर है तो और कंजंक्शन लगाना। इसमें भी थोड़ा सा। और हिंदी क्या है, शेल्डम इफ एवर, कभी नहीं या कभी कभाल। यहाँ तो कोई काम कभी कभी हो भी जाता है, बट यहाँ तो कभी नहीं। सेंटेंस देखो फर्स्ट वाला नोट साथ साथ बनाते जाइए, सारे बच्चे अब नोट्स बना ले रहे हैं,
क्योंकि अब मैं टाइम भी दे रही हूँ। वीडियो देखने के बाद नोट्स नहीं बनाना है। 1.5 घंटे की क्लास में ना सब चीज बंद करके पूरा 1.5 घंटा बोर्ड पे दिमाग पे एकदम दीजिए और तुरंत उसी समय नोट्स बना लेना। शेल्डम और एवर ही हेल्प्स द पुअर, मतलब कभी कभार, शायद ही कभी या कभी कभार यहाँ पे गरीबों की मदद करता है, बट शेल्डम नेवर में मतलब यहाँ वो कभी नहीं करता है, ना के बराबर करता है। तो शेल्डम वर्ड के साथ अगर एवर वर्ड लगा है ना तो इफ कंजंक्शन लगाना, और शेल्डम वर्ड के साथ नेवर लगा है तो और लगाना, ठीक है, और लगाना। यहाँ पे मेनी अ टाइम्स, कभी कभार, समटाइम्स ही हेल्प्स द पुअर। अब आप बोलोगे मैम दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? यहाँ वो कभी कभी, समटाइम्स ही हेल्प्स द पुअर, बट यहाँ पे ही नेवर हेल्प्स द पुअर। अब स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा, स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जो शेल्डम है उसके साथ अगर ऐसा एवर लगा है तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि कंजंक्शन को रखते हैं सही, और इस एवर को नेवर में बदल देते हैं। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, और को और रख के नेवर को एवर में बदल देते, या नीचे वाले में ऐसा भी कर सकते थे कि एवर नेवर वर्ड लगा है और इफ लगा के हम इसको नेवर को एवर में बदल सकते थे, इफ को छोड़ के ऐसा कर सकते। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो सेंटेंस का मतलब बदल जाएगा। एट एनी कॉस्ट वी कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, हम सेंटेंस का मतलब नहीं बदल सकते। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि कभी कभी वो गरीबों की मदद करता है, तो आप नेवर में नहीं बदलोगे ना, आप नेवर लगा दोगे तो सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाएगा, सेंस चला जाएगा कि वो कभी नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे तो कभी कभार करता है ना, और यहाँ पे एवर कर दोगे तो यहाँ पे वो बोलना चाह रहे हैं कि वो कभी नहीं करता, और आप एवर कर दोगे तो मीनिंग बदल जाएगा, लगेगा कि कभी कभार करता है। तो यू डोंट हैव टू चेंज दिस वर्ड, okay, you don't have to change this ever and never, because as soon as you change ever and never, the meaning of the sentence will change, and at any cost you cannot change the meaning of the sentence। आप मीनिंग नहीं बदल सकते, इसको वैसे ही रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग कंजंक्शन बदलिएगा, नेवर के साथ और लगाना, एवर के साथ। नेवर एवर वाला मैंने लास्ट क्लास ही करवा दिया है। अरे रिकॉर्डेड में देख लेना, आपका नेटवर्क चला गया था ना, तो रिकॉर्डेड क्लास में नेवर एवर वाले पॉइंट पे जाके नोट्स बना लीजिए। हाँ, तो अभी मैंने बोला कि एवर और नेवर नहीं बदल सकता है, इफ और को ही बदलना है। लेकिन कभी कभी हमें क्या करना होता है ना, सेंटेंस एक स्मार्ट वाला क्वेश्चन आ गया, सपोज शेल्डम और एवर, शायद ही इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि शायद ही कभी ऐसा, विदाउट नेगेटिव है, शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि मैंने किसी भिखारी को बिना भिक्षा के वापस किया है। तो ठीक है, एरर इसी पार्ट में। अब आप बोलोगे कि मैम शेल्डम के साथ एवर वर्ड लगा है तो इफ लगाइए, क्योंकि नेवर होता तब और लगता। चलो एरर यहीं पे है। लेकिन सपोज, चलो एरर तो आपका यहीं पे पता कर लिया, सपोज यही सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया होता है। इंप्रूवमेंट समझते हैं, जहां पे एरर रहता है उसको अंडरलाइन कर देते हैं इंप्रूवमेंट में, और 2 ऑप्शन दे देते हैं और दोनों में से एक चुनना। एरर में तो चलो पता चल गया कि एवर वर्ड लगा है तो इफ लगाओगे, तो एरर तो एनी कॉस्ट ए में ही है। लेकिन सपोज यही सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गया, इंप्रूवमेंट में आपके पास 2 ऑप्शन रहता, आपको दोनों में से चुनना है, शेल्डम और नेवर। और यहाँ तो आपको पता चल गया कि यहाँ इफ लगना चाहिए, एरर है। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे आ गया, दोनों ऑप्शन आ गया, ठीक है, दोनों ऑप्शन आ गया, और आप बोलोगे अरे ये तो दोनों करेक्ट है, शेल्डम के साथ नेवर वर्ड लगा है तो और लगेगा, और अगर एवर वर्ड लगा है तो इफ लगे, तो दोनों करेक्ट है, बट दोनों में से एक चुनना है। तो बताओ किसको सेलेक्ट करोगे? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। क्योंकि बहुत बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम ने तो क्लास में बोला है कि ये वर्ड को नहीं बदलना है, एवर नेवर को नहीं बदलना है, इसको बदलना है, तो आप इसको चुनोगे। बट आंसर ये नहीं है, आंसर ये है, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा ना कि पिछला वाला सेंटेंस में तो मैंने एवर नेवर को नहीं बदला था, ऐसे ही रह गया था, और ये बदला था।
क्योंकि मैंने बोला था ये सब बदलोगे ना तो सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना सेंटेंस का मतलब ही नेगेटिव जा रहा है। देखो, शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि मैंने किसी भिखारी को बिना भिक्षा के वापस लौटाया है। इसका मतलब है मैंने उस भिखारी को कभी भी नेवर बिना भिक्षा के वापस जाने दिया है। तो यहाँ नेवर वाला सेंस जा रहा है, तो सेंस के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव में जा रहा है, तो नेवर नेवर नेवर। थोड़ा सेंटेंस का सेंस देखो, शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि मैंने किसी भिखारी को वापस लौटाया हो। इसका मतलब है मैंने किसी भिखारी को बिना भिक्षा के कभी भी वापस नहीं लौटाया, नेवर। ये विदाउट लगाया ना, नेवर का मतलब नेगेटिव का सेंस जा रहा है। ठीक है, अब आपका, हाँ इसमें तो टाइम लगने वाला है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ना देखती हूँ, खत्म करने की कोशिश तो मैं करूंगी, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आप सब डिस्ट्रैक्शन छोड़ के अब इस सेंटेंस को ध्यान से सुनना। एक होता है सच, सच के साथ भी, अब ध्यान से सुनोगे, दैट लगता है, और सो के साथ भी दैट लगता है, सो के साथ भी दैट लगता है। आप मुझे बोलोगे कि मैम इसके पहले भी तो आपने सो के साथ दैट पढ़ाया था। इसके पहले भी जब पर्पस बताने वाला कंजंक्शन था ना, आपको याद होगा 2 क्लास पहले, सो दैट पर्पस बताता है। ठीक है, सो दैट पर्पस बताता है, ही वेंट टू द डॉक्टर सो दैट ही वुड हैव मेडिकल चेकअप। फिर वहां पर मैंने इन ऑर्डर दैट भी बताया था पिछला क्लास में। इन ऑर्डर दैट और सो दैट दोनों कंजंक्शन है, और दोनों पर्पस बताने के लिए यूज करते हैं, दोनों पर्पस बताने के लिए यूज करते हैं। और आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी आप सो दैट यूज कर रहे हो, बट यहाँ तो रिजल्ट बता रहे हो, परिणाम बता रहे हो। सच दैट भी रिजल्ट बताता है, परिणाम किसी भी चीज का। तो ये दोनों सो दैट में क्या डिफरेंस है? दोनों सो दैट, जब सो और दैट इकट्ठे लगाए तो वो पर्पस बताता है। जैसे लिखा मैंने, ही वेंट टू द डॉक्टर so that he might, कंफ्यूज मत होना, so that he might have मेडिकल चेकअप। वो डॉक्टर के पास गई ताकि उसका मेडिकल चेकअप हो सके। क्योंकि अभी नहीं, जब आप नोट्स पढ़ने लगोगे ना, तो तब आपको कंफ्यूजन होगा कि सो दैट तो मैम ने पहले भी बताया था, लेकिन वहां तो पर्पस बताया था, और यहाँ सो दैट रिजल्ट के सेंस में यूज कर रहे हैं। तो इसको क्लियर कर देती हूँ। ही वॉज so happy that he forgot to take his documents। वो इतना खुश था कि अपने डॉक्यूमेंट्स, कागजात ले जाना ही भूल गया काउंसिलिंग के लिए। तो जरा सेंटेंस देखना, अब थोड़ा सेंटेंस को देखो। यहाँ सो दैट एक साथ आ रहा है, इकट्ठे, और यहाँ सो और दैट के बीच में गैप आ रहा है ना, एक एडजेक्टिव आ गया। सो और दैट के बीच में एक एडजेक्टिव आ गया, सो और दैट एक साथ नहीं आ रहा है। प्रीवियस क्लास कहाँ से देखो ये सब पूछने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे हमारे नए हैं ना, आप इस बैच का पहला क्लास से देखना शुरू करिए, फर्स्ट क्लास से। आप फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करिए, आपको सब समझ में आएगा, कोई भी चीज छूट गया। अब देखो, यहाँ सो दैट एक साथ आया है, और जब सो दैट एक साथ आता है तो उद्देश्य बताता है, पर्पस बताता है। यहाँ देखो, ही वेंट टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास गया, किस उद्देश्य से? मेडिकल चेकअप करवाने के लिए। यहाँ सो दैट का मतलब है ताकि, वो डॉक्टर के पास गया ताकि वो मेडिकल चेकअप करवाए। ओके, लेकिन यहाँ सो दैट, यहाँ पे सो दैट वो नहीं बता रहा है ना पर्पस, यहाँ तो रिजल्ट बता रहा है। ही वॉज सो हैप्पी, वो इतना खुश था, जिसका रिजल्ट, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो अपने कागजात ले जाना ही भूल गया। तो यहाँ पे सो दैट रिजल्ट बता रहा है। ठीक है, सो दैट यहाँ पे रिजल्ट बता रहा है। ओके, तो यहाँ पे, वहां तो मैंने सो दैट पर्पस वाला पढ़ा दिया था, अब मैं यूज करूंगी सो और दैट, जो कि रिजल्ट बताता है,
और सच दैट भी रिजल्ट बताता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम सच दैट भी तो रिजल्ट बताता है और सो दैट भी तो रिजल्ट बताता है, तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे? और दोनों के साथ, सच के साथ भी दैट कंजंक्शन लगता है और सो के साथ भी दैट वाला कंजंक्शन लगता है और दोनों रिजल्ट बताता है, तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे सच लगाएंगे और कहाँ पे सो लगाएंगे? यही चीज हमें पढ़ना। अब ध्यान से सुनना जरा। ये जो सच होता है ये वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है। सच दोनों अपने साथ दैट लेता है, सच भी अपने साथ दैट लेता है, सो भी अपने साथ दैट लेता है, दोनों रिजल्ट बताता है। अब आपको देखना है कि कहाँ सच लगेगा और कहाँ सो लगेगा। सच एडजेक्टिव लेता है, ठीक है, सच एडजेक्टिव होता है और सो एडवर्ब होता है, सो एडवर्ब होता है। और अगर सच एडजेक्टिव है तो सच एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा? नाउन या प्रोनाउन की। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव। सच एडजेक्टिव है तो वो किसको डिस्क्राइब करेगा? नाउन या प्रोनाउन को। और सो तो एडवर्ब है, और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडवर्ब वर्ब की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, और एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बताता है। ओके, एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बताता है। ओके, तो एक चीज याद रखना कि सच के बाद, सच वर्ड के बाद हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन आएगा। सच के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगा, और सो के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या सो के बाद एडवर्ब भी आ सकता है। अब तो ये क्लियर हो गया। अब बोलोगे कि मैम सच के बाद नाउन प्रोनाउन क्यों आता है? सच के बाद नाउन प्रोनाउन क्यों आता है? क्योंकि सच एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और सो एडवर्ब है। सो एडवर्ब है और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडवर्ब किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा या किसी एडवर्ब की। एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बता सकता है। तो सो के बाद हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है और सच के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन आता है। सेपरेट क्वेश्चन वाली शीट आप पीडीएफ में जाके देखो ना, पीडीएफ सेक्शन में जाके देखिए, आपको मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ ढूंढने में दिक्कत हो रही है ना, तो इस नंबर पे मैसेज डालिएगा कि जो मैम प्रैक्टिस शीट्स देती है, यहाँ तो आपको नोट्स बनाना है, उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, 99। क्योंकि अभी 3 महीने तक आपको इतने सारे पीडीएफ मिलेंगे, आपको पता होना चाहिए कहाँ मिल रहा है। 99535324। ये क्लियर हुआ कि सच, दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम सच के बाद नाउन प्रोनाउन क्यों आता है? सच के बाद नाउन प्रोनाउन क्यों आता है? क्योंकि सच एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के बाद नाउन प्रोनाउन आएगा, और सो एडवर्ब है, और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव या एडवर्ब। इधर दूर क्लियर है ना? हाँ। और एक चीज और याद रखना कि सच के बाद आर्टिकल आता है, सच के तुरंत बाद। ये जो सच है ना, उसके तुरंत बाद एक आर्टिकल आ सकता है। क्यों बताओ? सो के बाद आर्टिकल नहीं आता है, सो के बाद अ और एन ऐसा नहीं आता है। क्यों? क्यों? हाँ, वर्ब की विशेषता भी बताता है, एडवर्ब वर्ब की विशेषता भी बताता है। क्यों? क्योंकि सच हमेशा, सच एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन आता है, नाउन प्रोनाउन। सच एडजेक्टिव है ना, और एडजेक्टिव के साथ नाउन प्रोनाउन आता है, और नाउन प्रोनाउन के साथ ही तो आर्टिकल आता है। तो सच के साथ अ एन आ सकता है, बट सो तो एडवर्ब है। सो के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या तो एडवर्ब आएगा, कोई नाउन नहीं आएगा। और जब कोई नाउन नहीं आएगा तो आर्टिकल भी नहीं आएगा, आर्टिकल भी नहीं आएगा। सच के बाद अ और एन आएगा क्योंकि सच एडजेक्टिव है ना, वो अपने साथ नाउन लेता है। इतना दूर क्लियर है? आर्टिकल नाउन प्रोनाउन के लिए होता है, और सच के साथ भी एट आता है, दैट आता है, और सो के साथ भी दैट आता है।
ये सब भी मुझे बताना है। ये तो आपको बता दिया ना, ठीक है, लास्ट में मैं बताऊंगी इसको। पहले अब जो अभी बता रही हूँ वो आप समझो। देखो यही वाला लिखा है मैंने, यही वाला यहाँ पे लिखा है कि सच एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, और नाउन और प्रोनाउन के साथ तो आर्टिकल लगता है। तो सच के बाद आर्टिकल लग सकता है क्योंकि नाउन आता है, ठीक है, लेकिन सो के बाद आर्टिकल मत लगाना, क्योंकि सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है और फिर दैट। अभी एग्जांपल्स दूंगी, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेगा अभी आपको। इसमें इसी पे बेस सीजीएल प्री में बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आया था। ये हो गया। अब ध्यान से सुनो जरा। ये वाला पहले मैं अपना एग्जांपल दे दूं। he is yeah he is such yeah so a boy that nobody admires him। लिखते जाइए। he is such yes so a naughty boy that वो इतना शैतान है ना जिसका रिजल्ट है कि कोई भी उसको पसंद नहीं करता है। that कंफ्यूजन सेकंड वाले में भी हो सकता है। nobody admires him। तीसरा he is so yeah such naughty that nobody। पहले तीनों सेंटेंस को लिखो। कोई इतना शरारती है कि कोई भी उसको पसंद नहीं करता। तीनों सेंटेंस लिखे। लिख लिया सबने? सबने लिख लिया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब थोड़ा सा ध्यान देना। आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है ना कि जहां भी नाउन आ गया, नाउन प्रोनाउन आ गया, वहां पे सच लगा देना, सच लगा देना। और जहां पे एडजेक्टिव और एडवर्ब आ गया, एडजेक्टिव और एडवर्ब आ गया, वहां पे सो लगा देना। तो अब देखोगे कि यहाँ पे तो नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन, नाउन के साथ एडजेक्टिव चाहिए ना, क्योंकि सच, सच तो खुद में एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव नाउन की बताता है। बॉय नाउन है, आर्टिकल लगा है, नाउन के साथ सच लगाना है, क्योंकि सो के बाद नाउन नहीं आता, सो के बाद या तो एडवर्ब आता है या तो एडजेक्टिव आता है। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम नॉटी, नॉटी तो एडजेक्टिव है और बॉय नाउन है, यहाँ तो दोनों आ गया है, और यहाँ पे तो सिर्फ एडजेक्टिव आया, ये यहाँ पे सिर्फ एडजेक्टिव आया। तो आप सेकेंड वाले ये वाले सेंटेंस में कंफ्यूज नहीं होगे। आपको लगेगा कि अरे यहाँ पे तो नाउन है, तो नाउन और प्रोनाउन के साथ सच लगता है, और यहाँ पे एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के साथ सो लगता है। तो यहाँ तो क्लियर है। लेकिन थर्ड वाला में क्या है ना, आपको एक एडजेक्टिव भी दिख रहा है, आपको एक नाउन भी दिख रहा है। जब आपको एक नाउन दिख रहा है ना, ठीक है, जब आप नाउन दिख रहा है और तब तो आप सच लगाओगे। अगर नाउन नहीं होता,
सिंपली एडजेक्टिव होता तब हम सो लगाते, लेकिन जब नाउन आ गया है तो नाउन के लिए तो एक एडजेक्टिव चाहिए, और अ भी लगा है, और सो के साथ तो अ नहीं लगता है, सच के साथ अ लगा के एक नाउन लगाते हैं, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव भी लगाते हैं। ओके, तो जब भी नाउन आ गया, एडजेक्टिव के साथ एक नाउन आया तो वहां भी सच लगाना। ओके, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। मैं बताऊंगी क्वेश्चन कौन सा परेशान करेगा आपको, और जो एग्जाम में आया भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसको धीरे धीरे समझाऊंगी। ये वाला ना, ये वाला अभी इस पे ध्यान मत दो, इसको मैं लास्ट में करवाऊंगी। ठीक है, इस पे ध्यान मत देना, इसको मैं लास्ट में करवाऊंगी। इट वॉज सच अ कोल्ड आफ्टरनून। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे, इसको मैं बाद में करवाऊंगी, सो होगा या सच होगा, और यहाँ भी सो होगा या सच होगा। सेकेंड और थर्ड बताना, अभी फर्स्ट वाले को छोड़ दो। इट वॉज सच अ कोल्ड आफ्टरनून, इतनी ठंड थी जिसका रिजल्ट ये हुआ कि हमने खेलना बंद कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे, ठीक है, एडजेक्टिव है और साथ में नाउन भी है। जहां भी नाउन आ गया है ना तो हम वहां पे, और आर्टिकल भी तो लगा है, सो के साथ आर्टिकल थोड़ी लगता है। सच, सच। दूसरा देखो, द मैन स्पोक विथ सो या सच अ पैशन, और ये पैशन नाउन है। इतने पैशन से, इतने जुनून से बोला ना, मतलब इतनी एनर्जी, इतनी उत्साह में बोल रहे थे कि हम लोगों के आंख में आंसू आ गए। SION वाले अ लगा है, नाउन है। यहाँ तो अकेला नाउन ही आ गया, और जब नाउन आ गया तो हम सच ही लगाएंगे, और आर्टिकल भी लगा। नहीं, नाउन और एडजेक्टिव दोनों आ गया तो वहां भी हम सच ही लगाएंगे। सिर्फ एडजेक्टिव रहे तब सो लगाना, लेकिन एडजेक्टिव के साथ नाउन आ गया तो वहां पे सच लगाओ। देखो इसको, ओके, ठीक है, इतने दूर। नेक्स्ट आज, शी इज सच अ ब्रिलियंट वुमेन, इतनी ब्रिलियंट वुमेन है कि सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। अगेन यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इजी वाला है, नाउन है, अकेला नाउन है, फिर भी एडजेक्ट सच ही आता। अगर नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव भी आ गया तो वहां भी सच ही लगा। और यहाँ पे देखो, ब्रिलियंट क्या है, ब्रिलियंट एडजेक्टिव है, और कोई नाउन वगैरह नहीं है, और कोई नाउन वगैरह नहीं है ना तो हम सो लगाएंगे। सो एडवर्ब है, ठीक है, सो एडवर्ब है, और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की। लेकिन एडजेक्टिव, सिर्फ एडजेक्टिव लगा है, लेकिन अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आता ना फिर हम सच लगाते, सच लगाते। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, नाउन है, कैसा प्रॉब्लम, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। अगर सिंपली एडजेक्टिव रहे, सिंपली एडजेक्टिव रहे तो आप सो लगाओगे, लेकिन एडजेक्टिव के साथ एक नाउन रहा तो वहां पे सच लगाओगे, और सच के साथ तो आता है। तो ये सब तो इजी इजी वाला था, ये सब इजी इजी वाला था। अकेला एडजेक्टिव है सो लगाना, अकेला एडजेक्टिव है सो लगाना, अकेला एडवर्ब है सो लगाना, बट नाउन आ गया तो सच लगाना। और अभी मैं दो एडवर्ब एक साथ लिखती हूँ, ही वॉक्ड, he walked slowly, that
ही मिस द ट्रेन, इतना धीरे धीरे चल रहा था जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ट्रेन मिस हो गया। तो यहाँ भी सो ही लगाएंगे। ये सो क्या है, सो एडवर्ब है और स्लोली भी एडवर्ब है, और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है। ठीक है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है, और एक एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता भी बता सकता है। अगर मैं ये सेंटेंस ऐसा लिखूं, ही वॉज सो स्लो दैट ही मिस द ट्रेन, इतना धीरे था कि वो ट्रेन को मिस कर दिया। तो आप सेंटेंस जरा देखना ध्यान से, यहाँ पे सो एडवर्ब है और स्लो एडजेक्टिव है। तो हमारा जो एडवर्ब है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बता सकता है, और एक एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता भी बता सकता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम यहाँ पे स्लोली क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैं वॉक की विशेषता बता रही, वॉक वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब लगाया, बट यहाँ पे मैं ही की विशेषता बता रही, ही स्लो था और ही प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए। ठीक है, हमें एडजेक्टिव चाहिए। सच जो है ना वो विमेन को मॉडिफाई कर रहा है, सच जो है ब्रिलियंट को नहीं कर रहा है, विमेन को। यहाँ भी सच कॉम्प्लिकेटेड को नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम को कर रहा है। मेरे को बताओ कि यहाँ तक ठीक है, क्योंकि हम सो के बाद ना हम एक एडवर्ब भी लगा सकते हैं, हम सो के बाद एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सो खुद में एडवर्ब है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बता सकता है, एक एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता भी बता सकता है, बट जहाँ नाउन आ गया वहां पे तो हम सच लगाएंगे। इतना दूर क्लियर है? और अब दिमाग में आएगा कि मैम ऊपर वाला में स्लोली क्यों लगाया? स्लोली इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ मैं वॉक की विशेषता बता रही हूँ, ही धीरे धीरे वॉक कर रहा था, वॉक की विशेषता एडवर्ब, बट यहाँ वॉक की नहीं बता रही हूँ, यहाँ ही की बता रही हूँ, ही स्लो था, और ही प्रोनाउन है, नाउन एंड प्रोनाउन एडजेक्टिव। मुझे बताओ इतना दूर क्लियर है? तब मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करूँ। कॉम्प्लिकेट क्या मतलब, और भी अच्छे से बताऊं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कॉम्प्लिकेटेड के साथ प्रॉब्लम रखा हुआ था, हाँ यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव के साथ नाउन रखा हुआ था, तो आपने सच लगाया, सच के साथ अ लगा था, बट यहाँ मैंने कोई नाउन वगैरह नहीं रखा है, कोई नाउन वगैरह नहीं रखा है, कॉम्प्लिकेटेड एडजेक्टिव है, कोई नाउन वगैरह नहीं है, तो ये एडवर्ब है, तो सो लगाओगे, सो। उसी तरह यहाँ भी क्या है, एडजेक्टिव है, क्लेवर, ही की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब ही लगता है, यहाँ सही है। कोई नाउन वगैरह नहीं आ रहा है ना, तो कहीं पे भी नाउन वगैरह नहीं आ रहा है तो सच नहीं लगाना, सो लगाना। लग रहा है कंजंक्शन कल ही खत्म हो पाए। ही की विशेषता बताई जा रही है करण, इसलिए स्लो है। ये देखो यार, ही इज स्लो, ही इज स्लो होगा या स्लोली होगा? ही की विशेषता बताई जा रही है ना, ही जो है वो काफी स्लो है, ही प्रोनाउन है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव चाहिए, बट मैंने लिखा ही वॉक्स स्लो या स्लोली। यहाँ पे ही की विशेषता नहीं बताई जा रही है, उसके वॉक करने की, और ये वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब, एडवर्ब। चलो इतना दूर हो गया, ये तो वही वाला है, सच के बाद नाउन चाहिए। मुझे थोड़ा सा एक और चीज बताना है, दो तीन चीज बताना है। इफ आई राइट फूल, फूल और फूलिश में क्या डिफरेंस? बोलोगे मैम दोनों तो सेम ही लग रहा है, फूल और फूलिश दोनों तो मूर्ख के सेंस में। या मैंने लिखा इडियट, ठीक है, और इडियोटिक, ये सब सेंटेंस आपको मिलेगा। एक वर्ड होता है कोवर्ड, और एक होता है कोवर्डली, ये तीन वर्ड आपको याद रखना। देखो आप बोलोगे कि मैम दोनों का मतलब, तो फूल का मतलब भी मूर्ख होता है और फूलिश का मतलब भी मूर्ख होता है। फूल का मतलब मूर्ख नहीं होता, फूल का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, फूल इज व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, और फूलिश का मतलब होता है सिंपली मूर्ख, सिंपली मूर्ख।
ठीक है। इडियट का मतलब भी वही होता है, बेवकूफ, बेवकूफ व्यक्ति। और ये सिंपली इडियोटिक का मतलब होता है बेवकूफ। ठीक है। कोवर्ड का मतलब होता है कायर व्यक्ति, सब में व्यक्ति व्यक्ति लगा, वो एक कायर व्यक्ति। और कोवर्डली, एलवाई देख ले, एलवाई देख के एडवर्ब मत समझ लेना, नाउन में एलवाई लगता है तो वो एडजेक्टिव बनता है, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कायर। हिंदी तो मैंने कर दिया, जो आप लोग चाहते हो हिंदी तो कर दिया, बट ग्रामेटिकली ये जो फूल है ना, कायर व्यक्ति, और कोई भी व्यक्ति नाउन होता है, तो फूल इज अ नाउन, फूल इज अ नाउन, और फूलिश इज एन एडजेक्टिव। ठीक है। कभी भी हम ही इज फूल नहीं बोलते हैं, ये गलत है। ये गलत है। हम क्या बोलते हैं? ही इज अ फूल, वह एक मूर्ख व्यक्ति। ही इज अ, फूल के साथ हमेशा अ लगता है, आर्टिकल लगता है। आर्टिकल लगता है इसका मतलब है कि ये नाउन है। और फूलिश के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ही इज अ फूलिश नहीं होगा, ही इज फूलिश। ठीक है। फूल के साथ हमेशा नाउन आएगा। फूल वर्ड, ही इज फूल नहीं होता है, ही इज अ फूल। क्यों नाउन आता है? क्योंकि सॉरी, क्यों आर्टिकल आता है? क्योंकि फूल नाउन है, नाउन के साथ हम आर्टिकल लगा सकते हैं, बट फूलिश एडजेक्टिव है, हम एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं लगा सकते। ही इज अ फूलिश नहीं होगा, सिंपली क्या होगा? ही इज फूलिश, और फूल के साथ आर्टिकल लगेगा। लेकिन अगर अगर फूलिश के बाद कोई नाउन आ गया ना, जैसे ही इज अ फूलिश पर्सन, तो आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला कि फुलिश के साथ ना आर्टिकल मत लगाना, तो यहाँ तो मैंने फुलिश के साथ आर्टिकल नहीं लगाया क्योंकि फुलिश एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ एडजेक्टिव के साथ एक नाउन आ गया ना, नाउन, तो वह एक फुलिश नहीं है, वह एक फुलिश व्यक्ति है। जब नाउन आ गया तो आर्टिकल लगा देना। ठीक है। जब भी एडजेक्टिव के साथ नाउन आया तो आर्टिकल लगा सकते हो, अदरवाइज सिंपली एडजेक्टिव है तो आर्टिकल मत लगाना। तो बस याद रखना कि फूल जो है वो नाउन होता है, वो अपने साथ आर्टिकल लेगा, और फूलिश एडजेक्टिव है, आर्टिकल नहीं लगा। उसी तरह इडियट का मतलब है ही इज एन इडियट, इडियट के साथ ही इज लगाते हो ना, ही इज इडियट नहीं होता, ही इज एन इडियट। ये वॉवल नहीं है, वॉवल साउंड है, इसलिए मैंने एन लगा। तो ये जो इडियट है, क्या लगा दिया, सॉरी, ये जो इडियट है ये नाउन है, ये अपने साथ आर्टिकल लेता है, इडियोटिक एडजेक्टिव। ठीक है। कॉवर्ड, कॉवर्ड का मतलब लगेगा अरे वो तो कायर है, उसकी विशेषता बताई जा रही है तो ये एडजेक्टिव है। नहीं, कायर व्यक्ति इज अ नाउन, कॉवर्ड इज अ नाउन, एंड नाउन में जब एलवाई लगता है ना तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। मैं इसको आपको एडजेक्टिव एडवर्ब चैप्टर में पढ़ाऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है मैम हमने तो एलवाई वाला वर्ड एडवर्ब पढ़ा है ना। एलवाई वाले वर्ड कभी कभी एडवर्ब भी होते हैं, कभी कभी एडजेक्टिव भी होते हैं। जब नाउन में, कॉवर्ड नाउन है और जब नाउन में एलवाई लगता है ना तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। इसको लिखिए, फूल नाउन है, फुलिश एडजेक्टिव। कॉवर्ड इज कायरता, भाववाचक संज्ञा है वो, ये तो कॉमन नाउन है कॉवर्ड, और कॉवर्ड इज कायरता, भाववाचक संज्ञा है। फूल, किरण, फूल नाउन है और फुलिश एडजेक्टिव है, तो फूल के साथ हम ही इज फूल नहीं लगाएंगे, ही इज अ फूल लगाएंगे, क्योंकि फूल नाउन होता है ना, तो नाउन तो अपने साथ आर्टिकल लेगा। बट फुल, अगर मैं लिखूं कि ही इज अ फुलिश, ये गलत होता, क्योंकि फुलिश एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता। एडजेक्टिव अपने साथ आर्टिकल तब लेगा जब उस एडजेक्टिव के बाद एक नाउन लगा। अब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, आप खुद में फील कर रहे होगे कि, लेकिन मुझे इतना भरोसा है ना कि आज के बाद आपको अच्छे से कंजंक्शन का रूल्स याद रखते हो तो आपको कंजंक्शन में दिक्कत नहीं होगी। आई डोंट वांट कि आपका कंजंक्शन का एक भी एरर एग्जाम में आए, क्योंकि कंजंक्शन का एरर सिर्फ एरर में नहीं आता है, ये आपका भर भर के क्लोज टेस्ट में आता है। ठीक है। क्लोज टेस्ट में ना ये बच्चे जनरली रॉन्ग करते हैं, क्लोज टेस्ट में ये जो नेवरदीलेस, नॉनदीलेस वो सब आ जाता है ना, उसमें प्रॉब्लम्स होता है। इसका मैं क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जो आया है वो ला के करवाऊं। क्लोज टेस्ट में जो कंजंक्शन वाला पार्ट आता है वहां पे एरर कर देते हो, ये आपका एरर में भी आता है, क्लोज टेस्ट में भी आता है, फिलिप्स में भी कंजंक्शन आता है। कंजंक्शन आपका बहुत जगह आपको मिलेगा।
कुछ एलवाई वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं, ये तो हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ, ही इज सच अ फूल होगा, सो अ फूल नहीं होगा। चलो ये लिख लिया। अब ये भी देख लो, ये भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ही स्पोक सो क्लियर, क्या होगा? ही स्पोक सच या सो, क्लियरली क्या है? क्लियरली एडवर्ब है ना, एडवर्ब है। और एडवर्ब किसके बाद आता है? सच के बाद तो नाउन आता, बट यहाँ तो नाउन वगैरह नहीं है। 16 अगर यही ऐसा रहता, ही स्पोक विथ सच अ क्लियर वॉइस, अगर वॉइस रहता, वॉइस आवाज नाउन है, और नाउन आ गया तो हम सच लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे वॉइस वर्ड नहीं आया। ठीक है, ये भी हो गया। अभी इडियट और वो सब वाला नहीं करवाया ना, रुको 1 मिनट, बस एक सेंटेंस मुझे करवा दें। ही इज सच या सो, चलो मैं आर्टिकल नहीं लगाऊं, डैट नोबडी ट्रस्ट हिम। इतना बेवकूफ है कि कोई इस पे भरोसा नहीं करता। आर्टिकल लगा देती तो आपका काम तो आसान हो जाता। देखो यहाँ पे क्या है, आप सोचोगे ना, अरे फूल का मतलब तो मूर्ख है, फूल का मतलब तो मूर्ख है, और मूर्ख एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ तो सच नहीं लगेगा ना, सो लगा देते। आप सो लगा के आ जाते हैं, लेकिन 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 ये जो सच है, मतलब ये जो फूल है, कहीं से एडजेक्टिव नहीं है, ये फूल नाउन है, सॉरी ये फूल नाउन है, और नाउन के साथ सच लगता है, ये सच, और एक आर्टिकल लगेगा, ये सच ऑफ। ओके, फिर ऐसे ही रहता है, ही इज सो या सच foolish that nobody trusts him। इतना बेवकूफ है कि कोई उस पर भरोसा नहीं करता। तो यहाँ पे कोई नाउन वगैरह नहीं है ना, फुलिश एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ तो सो लगाओ, सच नहीं लगाओ। सच तो तब लगता है ना जब नाउन होता। ओके, अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आ गया, ही इज सो या सच अ फुलिश पर्सन दैट nobody admires him, मतलब या nobody trusts him। अब क्या होगा? एडजेक्टिव के साथ एक नाउन भी तो आ गया, और नाउन एडजेक्टिव के साथ जहां नाउन आ गया ना, वहां तो सच लगाओगे। अकेला एडजेक्टिव है तो सो लगाओ, और अकेला नाउन है तो। पहले मुझे बताओ कि इतना दूर क्लियर है। अब मैं आपको उस सेंटेंस पे ले जाती हूँ ना, जहां जो एग्जाम में आया है। ये आपको मुझे 2024 में नहीं, 2023 के प्री में आया था ये। अब थोड़ा सा अभी तक तो सब चीज इजी ही चल रहा था। इतना दूर क्लियर है, ठीक है, इतना दूर क्लियर है। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान, ये आप चेक कर सकते हो, ये किसी 2024 था ना, 2023 में 22 में आया है ये सेंटेंस। दिस इज टू ग्रेव sin टू बी pardoned। ये इतना खतरनाक पाप है, इतना गंभीर पाप है कि हम लोग इसको माफ नहीं कर सकते, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। ओके, दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डन। ये इतना गंभीर सिन है कि पाप है कि हम इसको माफ नहीं कर सकते। मैक्सिमम बच्चे इसको रॉन्ग करके आए थे। ओके, मैक्सिमम बच्चे रॉन्ग करके आए थे। यहाँ पे एरर क्या चीज का था? यहाँ पे आर्टिकल का एरर था। आर्टिकल का एरर था। एरर इसी चीज का, आर्टिकल लगना था। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम ये ग्रेव मतलब गंभीर, ये गंभीर तो एडवर्ब है,
और टू भी एडवर्ब होता है, बताया था ना, इंटेंसिफायर होता है टू, एडवर्ब। ठीक है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, तो हम एडवर्ब के साथ आर्टिकल कहाँ से लगा देंगे? ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ था। पहले तो मेरे को अब ध्यान से चीज को सुनना जरा, जो मैं बता रही हूँ ना, ये सेंटेंस तो मैं बाद में करवाऊंगी, पहले ये सेंटेंस देखना। ही इज, ध्यान से सेंटेंस को देखना, इसको मैं बाद में करवाऊँ। ही इज सच अ फुलिश बॉय डैट, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये इसी पे बेस्ड था। ही इज सच अ फुलिश बॉय डैट नोबडी ट्रस्ट हिम। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला आर्टिकल का एरर आया था। और दूसरा, ही इज सो सॉरी, ही इज सो फुलिश अ बॉय डैट, एक बार पेन्स डाउन करिएगा, डैट नोबडी ट्रस्ट हिम। दोनों सेंटेंस का हिंदी सेम है, इतना बेवकूफ है कि कोई इसके उसके भरोसा नहीं करता। जरा पेन्स को डाउन करके रखिए और बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, वेरी सीरियस, गंभीर पाप किया है। ओके, एक मिनट एक बार सेंटेंस को मतलब एकदम आप ध्यान से देखिए, मतलब पेन्स डाउन करिए, पेन्स एकदम डाउन करके रखिए। अब यहाँ पे आ गया है नाउन। ऊपर वाला सेंटेंस वैसे ना ये भी करेक्ट है, ऊपर वाले सेंटेंस में दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी जो मैं रूल पढ़ा रही हूँ वैसा है, सच के बाद एक आर्टिकल लगता है, उसके बाद एडजेक्टिव है और एक नाउन है। तो आपने ये पढ़ा है कि एक एडजेक्टिव आ गया और एक नाउन आ गया। ठीक है, एडजेक्टिव और नाउन आ गया तो हम सच लगाते हैं, और जो आर्टिकल लगाते हैं ना, ये एडजेक्टिव और मतलब ये जो नाउन एडजेक्टिव से पहले, ऐसा ऐसा आप कभी नहीं बोलोगे ना, ही इज गुड अ बॉय, ऐसा थोड़ी बोलोगे। हमारा जो आर्टिकल लगता है वो एडजेक्टिव से पहले लगता है। ही इज गुड अ बॉय नहीं होगा, क्या होगा? ही इज अ गुड बॉय। ये जो अ किसके लिए लगा है? बॉय के लिए। बॉय में भी कैसा बॉय? गुड बॉय। तो चलो ये ठीक है, ही इज सच अ फूलिश बॉय। तो ये जो हमारा है ये सेंटेंस करेक्ट है, ये नाउन है और नाउन के एडजेक्टिव बता रहा है तो हम सच लगाएंगे। थोड़ा सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देखना। ओके, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देखो। यहाँ क्या हुआ है ना, यहाँ हमारा आर्टिकल पहले आ गया है, एडजेक्टिव से पहले। ठीक है, उसके बाद एक नाउन आया, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस आप देख रहे हो, ही सो फुलिश अ बॉय। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि जब भी नाउन आ गया, देखो सबसे पहले आपका कंफ्यूजन क्या होने वाला है कि मैम आपने तो बोला है कि जब भी नाउन आ गया, तो नाउन आ गया तो हमें सच लगाना है, सच लगाना है। तो यहाँ भी तो नाउन आया, यहाँ भी तो नाउन आया, तो आपने सच क्यों नहीं लगाया? आपको सच लगाना चाहिए था, बट आपने सच क्यों नहीं लगाया? थोड़ा सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देखना है। मैं सच तब लगाऊंगी ना, ऐसे सेंटेंस में सच तब आएगा, ठीक है, ही इज सो फुलिश अबाउट, सच तब आएगा जब आर्टिकल शुरू में लगाओ। शुरू में आर्टिकल लग गया है, ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव आया है और उसके बाद नाउन आया है। बट यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सो सही है, ये जो सो है एडवर्ब है, और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव की। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आर्टिकल बाद में आया है, और इस बाद वाले आर्टिकल के लिए हम नाउन लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या था? पहले एडजेक्टिव था। अगर कंस्ट्रक्शन ऐसा हो, पहले कोई एडजेक्टिव हो और उसके तुरंत बाद नाउन आया है, ठीक है, तुरंत बाद नाउन आया तो हम सच लगाएंगे। ये कंस्ट्रक्शन देखना, तुरंत एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगा है ना, तो हम सच लगाएंगे। ठीक है, सच लगाएंगे, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन। देखो यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पे सच है, फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका जो आर्टिकल है, ठीक है, हम सो के बाद आर्टिकल नहीं लगा सकते। आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि जब भी, थोड़ा ध्यान देना कि आपने तो जब भी बोला है कि एडजेक्टिव और नाउन आ गया तो हम आर्टिकल पहले लगाते हैं। एडजेक्टिव और नाउन आ गया तो आर्टिकल पहले लगाते हैं। ऐसा तब होगा ना जब सच लगाओ। बट यहाँ तो सो लगा है,
हम यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगा सकते, ही इज सो अ फुलिश बॉय नहीं हो, क्योंकि सो एडवर्ब है, ठीक है, और एडवर्ब के साथ हमें नाउन नहीं चाहिए, हमें एडवर्ब के साथ तो एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ पे हम नहीं लगा सकते, ठीक है, नहीं लगा सकते हैं, हमारा आर्टिकल बाद में लगेगा इस नाउन के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल है ना, क्योंकि एडजेक्टिव आ गया, पहले लगेगा। एक बार मैं इसको ऐसे लिख के भी बताती हूँ, वैसे दोनों सेंटेंस करेक्ट। देखो ये कंस्ट्रक्शन याद रखना, अगर तुरंत बाद आर्टिकल आया तो सच लगाना, उसके बाद एडजेक्टिव, ठीक है, प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस है सो आ गया, तो सो के तुरंत बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाना, और बाद में आर्टिकल लगा के तब नाउन लगाना, ठीक है, बाद में आर्टिकल लगा के तब नाउन लगाना, क्योंकि हम सो के तुरंत बाद आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम सच के तुरंत बाद आर्टिकल लगा सकते हैं। हम सो के बाद नहीं लगाएंगे, तो हम अपना आर्टिकल किसके लिए लगाएंगे, इस नाउन के लिए। लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया ना, तो हम एडजेक्टिव के पहले लगा सकते हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ, और भी 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ। यही वाला एरर एग्जाम में आया था, और वहां पे हमारे स्टूडेंट्स रॉन्ग कर दिए थे। देखो एग्जाम में तो इजी तो पूछेंगे नहीं, आप पहले ये वाला कंस्ट्रक्शन लिखो, ये आपके एग्जाम में 2021 में आया है, टीयर 1 में, नहीं दो मतलब 22 में है, तो 21 का एग्जाम था जो कि 22 में हुआ था, कोविड के दौरान। 22 अप्रैल को शिफ्ट 2 में ये वाला सेंटेंस ऊपर वाला जो मैं लिखी थी ये आया था। पहले आप इसको लिखो, ठीक है, सच के तुरंत बाद आर्टिकल आ सकता है, फिर एडजेक्टिव और नाउन, लेकिन सो के तुरंत बाद आर्टिकल नहीं आएगा। सो के तुरंत बाद कोई एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा, और बाद में अगर नाउन है तो आर्टिकल लगाना, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल मत लगाना। जैसे जैसे आप बोलोगे ना, ही इज सो स्लो दैट ही कैनॉट डू द वर्क, तो आप मुझे बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि सो वर्ड आ गया, उसके सो वर्ड आ गया और उसके बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब आया है, एडजेक्टिव और एडवर्ब आया है, तो फिर आर्टिकल लगा के नाउन लगाना। तो यहाँ पे मैंने आर्टिकल नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने आर्टिकल नहीं लगाया क्योंकि बाद में कोई नाउन था ही नहीं, ठीक है, बाद में कोई नाउन था ही नहीं। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसा रहता, दोनों सेंटेंस करेक्ट है, ही इज स्लो, ही इज सो स्लो अ बॉय दैट एज अ स्लो बॉय इतना स्लो है कि ही कैन नॉट डू द वर्क, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, हम सो के तुरंत बाद आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं ना, सो के तुरंत बाद आर्टिकल नहीं लगेगा, सो के तुरंत बाद एडजेक्टिव वर्ड, और बाद में कोई नाउन आ गया तो आर्टिकल लगाना है। आप बोलोगे मैम ही इज सो स्लो, ही इज सो, हाँ पहले आप ये लिखो, बाद में कोई नाउन आ गया तो आर्टिकल लगाना है, बगैर आर्टिकल का नहीं होगा। न्यू टॉपिक परसों से स्टार्ट होगा, ये वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा इसको समझना है, ठीक है। अब रुको, अब मैं लिखूं, ये दोनों सेंटेंस देखो, ये तो सही है, ये वाला देखना, ही इज सच या स्लो, ये मत लिखो, ये दोनों कंपेयर कर रही, ही इज सच या स्लो, सो स्लो, सॉरी, a slow boy that he cannot do the work, ठीक है। एक सेंटेंस ये है और दूसरा लिख रही हूँ, यही वाला एग्जाम में आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला एग्जाम में, he is such या so slow a boy, ठीक है, that, थोड़ा सा दिमाग लग रहा होगा आपका,
he is so slow a boy that he cannot do the work. सेंटेंस देखो, देखो अब एक बार सेंटेंस को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा. ही इज सच या सो अ स्लो बॉय दैट ही कैन नॉट डू द वर्क, और ही इज सच स्लो अ बॉय दैट ही कैन नॉट डू द वर्क. दोनों सेंटेंस की हिंदी सेम है, दोनों सेंटेंस की हिंदी सेम. थोड़ा ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दीजिए. यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस को ध्यान देना. देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे जो, यहाँ आप बोलोगे मैम ये स्लो एडजेक्टिव है और बॉय नाउन है, ठीक है. यहाँ भी स्लो एडजेक्टिव है और बॉय नाउन है, बॉय नाउन है. लेकिन दोनों के सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस देखिए. यहाँ पे अ बाद में लगा है, अ बाद में लगा है, और हम सो के तुरंत बाद अ नहीं लगा सकते. लेकिन सच के तुरंत बाद अ आ सकता है, सच के तुरंत बाद अ आ सकता है, लेकिन सो के तुरंत बाद अ नहीं आएगा, इसीलिए अ को बाद में लगा है. यहाँ पे स्लो होगा. ये स्लो एडवर्ब है और एक एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, ठीक है. बाद में नाउन है और बाद में जो नाउन आएगा उसमें आर्टिकल लगना जरूरी है. लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले आ गया है और फिर एडजेक्टिव आया है, नाउन आ गया, तो यहाँ तो सच है. सच सच सच, ही इज सच अ स्लो बॉय. ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें. यही वाला सेंटेंस एग्जाम में आया था. ओके, दिस इज सेंटेंस देखना. थोड़ा सा आपको मैं वैसे एडवर्ब में भी पढ़ाऊंगी. एक ट्रांसफॉर्मेशन, आप बोलोगे मैम आपने तो सच लगा के पढ़ाया है, वहां तो टू वाला आया था. एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. बस थोड़ा सा ध्यान से इसको सुन लीजिए. उसके बाद कल मैं इन्वर्जन पढ़ाऊंगी. ओके, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगी इन्वर्जन, और इन्वर्जन का कंजंक्शन में कैसे कैसे यूज होता है वो करके कंजंक्शन खत्म होगा. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा रिमूवल ऑफ टू. हम टू को रिमूव करके, जब हम टू को रिमूव करते हैं ना, तो उसके बदले क्या लगाते हैं? सो दैट, सच दैट नहीं, सो दैट. ओके, अभी थोड़ा सा बस स्लोली भी एडवर्ब है, स्लो एडजेक्टिव होता है, स्लो एडवर्ब होता है. इसको ध्यान से सुनना. इसी टाइप ऑफ, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे. देखो, बहुतों ने पढ़ा होगा, बहुतों में नहीं पढ़ा होगा. जैसे मैंने लिखा, ये देखो, ही इज टू वीक, ही इज टू वीक टू डू द वर्क. इसकी हिंदी क्या है? इस काम को करने के लिए वो काफी कमजोर है, मतलब वो इतना कमजोर है कि वो इस काम को नहीं कर सकता है. तो जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो बस समझ लेना है कि रिमूवल ऑफ टू का मतलब क्या है. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है सेंटेंस को बदल देना, लेकिन सेंटेंस का वाक्य मतलब मीनिंग नहीं बदलना चाहिए. तो ये बोले चलो यहाँ से टू रिमूव करो, वैसे ये टू भी एडवर्ब होता है और वीक क्या है? एडजेक्टिव. कभी कभी हमारा एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है. तो आपको बोला जाएगा ना कि इसमें से टू रिमूव करिए और सेंटेंस को ऐसा बनाइए कि मीनिंग चेंज ना हो. तो जब हम टू रिमूव करते हैं ना, तो सो दैट लगाते हैं, ऐसे बनाते हैं. ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट डू द वर्क. इसी को बोलते हैं रिमूवल ऑफ टू. बस थोड़ा सा टाइम दीजिए. ही कैन नॉट डू द वर्क, इसी को बोलते हैं रिमूवल ऑफ टू. रिमूवल ऑफ टू का मतलब है हमने टू को रिमूव किया और उसके बदले सो के साथ दैट लगाया, और इससे सेंटेंस का मतलब भी नहीं बदला. ही इज टू वीक टू डू द वर्क, वो इतना कमजोर है कि इस काम को नहीं कर सकता है. और यहाँ भी वही है, वो इतना कमजोर है कि इस काम को नहीं कर सकता. जब भी हम टू हटाते हैं ना, तो सो दैट लगाते हैं. देखो, तो ये करेक्ट है ना. सो एडवर्ब है, टू भी एडवर्ब होता है, सो भी एडवर्ब होता है, और वीक एडजेक्टिव, वीक एडजेक्टिव, ठीक है. ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट डू द वर्क. तो ये तो चलो करेक्ट है. यहाँ तो कोई नाउन वगैरह नहीं आया. असली ये प्रॉब्लम है ना आर्टिकल का, जो एग्जाम में आया था. अगर ये सेंटेंस ऐसा आ गया, यहाँ तो खैर नाउन नहीं है तो आर्टिकल चाहिए ही नहीं. ही इज सच अ, अभी मैं सच लगा के कर रही हूँ. ही इज सच अ वीक पर्सन, नहीं सच मतलब ही इज, अगर ये सेंटेंस ऐसा आया, मैं टू से लगाती हूँ,
ओके अगर टू बना के ही इज टू वीक टू डू द वर्क, अगर यही सेंटेंस ऐसा रहता है ही इज सो लगाओगे या सच लगाओगे, ही इज सो या सच वीक a person that he cannot do the work। ठीक है, ये सेंटेंस देखना। और फिर मैंने लिखा he is too weak a person। अभी मुझे टू वाला समझाना था, सच वाला तो समझा दिया। that he cannot do the work। नहीं सॉरी, दैट टू के साथ दैट नहीं लगाएंगे। ही इज टू वीक अ पर्सन टू डू द वर्क, ये टू के साथ ना, ये वाले टू के साथ ये वाला टू आता है। ही इज टू वीक अ पर्सन टू डू द वर्क। अब सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे क्या होगा, सो होगा या सच होगा, बताना। क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर हम सच लगाते तो सच के तुरंत बाद अ और एन आता है, ही इज सच अ वीक पर्सन। बट यहाँ तो अ और एन बाद में आया है ना, तो हम सो लगाएंगे। और याद रखना ऐसे कंस्ट्रक्शन में ना, जो भी बाद का नाउन आएगा उसमें आर्टिकल लगाना जरूरी है। उसी तरह ही इज टू वीक, ही इज टू वीक, तो इसी की तरह सो वीक, उसने सो के जगह यहाँ पे टू लगा दिया, टू वीक। ठीक है, अब और यहाँ भी अ लगेगा, आर्टिकल लगेगा, क्योंकि ये टू भी तो एडवर्ब है ना, और एडवर्ब के तुरंत बाद तो आर्टिकल लगता नहीं है, तो बाद में लगेगा। ठीक है, बाद में ये लगेगा। अब यही सेंटेंस आया था एग्जाम में नीचे वाले कंस्ट्रक्शन पे, दिस इज सो ग्रेव, नहीं टू नहीं आता, दिस इज टू, सो नहीं आता, दिस इज टू ग्रेव सिन का मतलब है पाप, दिस इज टू ग्रेव सिन टू बी पार्डेंड। ये इतना गंभीर पाप है कि हम इसको माफ नहीं कर सकते। आप लास्ट वाला सेंटेंस देखो, आपको समझ में आ जाए, यही वाला कंस्ट्रक्शन था। सो की तरह ये टू भी क्या है, एडवर्ब है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, एडवर्ब की। और जब भी एडजेक्टिव आ गया, एडवर्ब आ गया, एडजेक्टिव आ गया, और बाद में ये सिन पाप है, नाउन, तो इन्होंने आर्टिकल का एरर दिया था। दिस इज टू, ही इज टू वीक अ पर्सन, ये काफी, ये टी डबल ओ के साथ ना ये वाला टू आता है, और सो के साथ डैट का कॉम्बिनेशन आता है। तो बताओ कि एरर कहाँ पे है। हाँ, यही चीज मैं बार बार बोल रही हूँ ना, कि जब एडवर्ब आ गया, एडजेक्टिव आ गया, और जो बाद का नाउन आ रहा है उसमें आर्टिकल लगाना जरूरी था, तो आर्टिकल का एरर था ये 2021 के पेपर में आया, दिस इज टू ग्रेव और सिन। तो जब भी ऐसा वाला कंस्ट्रक्शन आ गया और बाद में कोई नाउन आ रहा है तो उसके साथ आर्टिकल रखना। ठीक है, बाद में आ रहा है उसके साथ आर्टिकल रखना, तो यहाँ पे आर्टिकल लगाना था। प्रीवियस पेपर बनाओगे तो ये सेंटेंस दिख जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे एंड करते हैं, आज तो टाइम भी हो गया ज्यादा। कल मैं आपका क्या करने वाली हूँ, कल मैं एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगी आपको। ओके, इन्वर्जन। आप बोलोगे मैम इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन का कुछ हिस्सा मैं आपको कंजंक्शन में पढ़ाऊंगी, कुछ हिस्सा वर्ब में पढ़ाऊंगी, कुछ हिस्सा एडवर्ब में पढ़ाऊंगी। पहले तो बताना होगा ना इन्वर्जन क्या होता है। कल आपका कंजंक्शन खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा बचा हुआ, एंड किया जाए। एक पर्सन के तौर पे वो इतना पापी है, तो ये थोड़ा सा ना एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये देखो, ही इज सच अ फुलिश पर्सन, तो यहां तो दिक्कत नहीं है। ही इज सच अ फुलिश पर्सन, सच आ गया तो पहले आर्टिकल, फिर एडजेक्टिव, और फिर नाउन। पहले ही लग जाएगा, अगर सच लगाना है तो आर्टिकल पहले ही लगेगा। अगर ऐसा रहता ही इज सो फुलिश, अगर सो आ गया तो आर्टिकल बाद में लगेगा। ठीक है, ये वाला कंस्ट्रक्शन याद रखो। अगर सो आ गया और उसके साथ नाउन है, सो वर्ड आ गया है और उसके साथ नाउन है, तो आर्टिकल बाद में लगाना।
लेकिन आर्टिकल शुरू में आ गया तो सच लगाना। अगर नाउन नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ही इज सो फुलिश दैट, ज्यादा प्रॉब्लम नाउन में है ना, यहाँ तो नाउन है ही नहीं, वो इतना फुलिश है कि कोई उस पर भरोसा नहीं करता। जब नाउन नहीं है तो आर्टिकल का तो टेंशन ही नहीं है, लेकिन टेंशन तब है जब आर्टिकल शुरू में लगा है तो सच लगाना। ओके अगर सो लगा है और सो के तुरंत बाद हम सच के साथ एडजेक्टिव लगाकर एक आर्टिकल लगा सकते हैं, बट हम सो के साथ आर्टिकल वगैरह नहीं लगाएंगे। सच के बाद आ सकता है बट सो के बाद नहीं आएगा, तो हम आर्टिकल को बाद में लगाएं। ठीक है, चलो अब एंड करती हूँ। आज थोड़ा सा मैंने आपका दिमाग खर्च करवा दिया है, कल मिलते हैं। कल मैं कंजंक्शन खत्म कर दूँ। वैसे कंजंक्शन मैं कितने 5 क्लासेस में खत्म कर देती हूँ पता नहीं, 5-6 क्लासेस में ज़्यादा लग रहा है।